हेलो एवरीवन, मैं रूपाली अग्रवाल आपके साथ आज फिर से हूँ सेकंड क्लास टॉट की लेके आई हूँ आज मैं। तो इसमें मैं आपको आज जो मैंने पिछली क्लास में बोला था कि मैं डैमनम साइन इंजूरिया का जो एक केस इम्पोर्टेंट रह गया है वो मैं मेंशन करूँगी सेकंड क्लास में। तो वो मैं आज ये पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम में पूछा गया केस है। जो मैंने पिछले वीडियो में डैमनम साइन इंजूरिया का केस दिया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट ये पूछा गया केस है तो ये इसकी इम्पोर्टेंसी और बन जाती है क्योंकि इसमें जो मैंने स्टार्ट किया है इट मीन्स कि ये बिहार में पूछा गया केस है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और इससे आपको और क्लियर हो जाएगा बल्कि ये डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है। तो जो केस था इसमें था मुगल स्टीमशिप वर्सेस मैकग्रॉगर एंड कंपनी 1892। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें याद रखना है कि ये केस किससे रिलेटेड केस है, कौन सी मैगज़ीन से रिलेटेड केस है। तो ये केस किस मैगज़ीन से रिलेटेड है? डैमनम साइन इंजूरिया से। ठीक है, फिर है डैमेज विदाउट इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट। अब हमने इसको पिछले वीडियो में भी समझा था डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। डैमेज विदाउट इन्फ्रिजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। यहाँ पे डैमेज तो हुआ है बट इन्फ्रिजमेंट नहीं हुआ लीगल राइट का, या फिर हम इसे कह सकते हैं डैमेज विदाउट इंजरी। और ये जो डैमेज विदाउट इंजरी है ये एक्शनेबल नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है कि डैमेज विदाउट इंजरी एक्शनेबल है या नहीं है, तो हम इसमें ये देंगे नॉट एक्शनेबल। यहाँ तक हमें क्लियर है। अब हम इसमें देखेंगे कि केस में हुआ क्या था। इस केस में क्या था, जो प्रतिवादी था वो ओनर था स्टीमशिप का, एक स्टीमशिप थी उसका वो ओनर था। और वो क्या करता है कि एक एसोसिएशन बनाता है प्लेंटिफ के साथ और उससे क्या उसके साथ ट्रेड करता है, टी का मतलब चाय का ट्रेड करता है बिटवीन चाइना एंड यूरोप। अब इसमें क्या होता है कि जब वो ट्रेड करता है तो वो क्या जो भाड़ा फ्राइट यहाँ पे लिखा है, जो भाड़ा था, जो रेंटल चार्जेस थे उसको वो लो डाउन कर देता है, जिससे कि जो कस्टमर है उनको हम कम भाड़े पे जो है उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इससे हमारी डीलिंग भी उनके साथ अच्छी हो जाएगी और कंपटीशन में भी हम फाइट कर पाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ, अब प्लेंटिफ ने उसकी बात मान ली। अब प्लेंटिफ ने इसकी बात मानी तो उसको जो नुकसान हुआ उसमें इसको ये नहीं कहा जाएगा कि जो नुकसान प्लेंटिफ ने बियर किया वो उसके इन्फ्रिंजमेंट था लीगल राइट का। उसका कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ लीगल राइट का। दोनों ने आपस में बात करके करा था इसको और दोनों ने ये तय किया था कि जो भाड़े के जो चार्जेस हैं, भाड़े के जो प्राइस हैं उनको हम लोअर डाउन करके आपस में डील करेंगे और ट्रेड करेंगे चाय का। तो यहाँ पर क्या हुआ, डैमेज तो हुआ, लॉस तो हुआ प्लेंटिफ को, बट कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ उसके लीगल राइट का। अब हम इसको इंग्लिश में एक बार रीड आउट कर लेते हैं फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, दे विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। द डिफेंडेंट्स owner of steamship established an association with an aim of driving plaintiff company out of tea carrying trade between चाइना एंड यूरोप। ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जो डिफेंडेंट था वो एक ओनरशिप था स्टीमशिप का, उसने प्लेंटिफ के साथ टी कैरिंग ट्रेड शुरू किया बिटवीन चाइना एंड यूरोप। They had reduced the freight means भाड़ा, they had reduced the freight by offering rebate to the customers who would deal with them। उन्होंने क्या सोचा कि कस्टमर्स को हम रिबेट देंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। अब इस चक्कर में क्या हुआ, भाड़ा कम करने के चक्कर में क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन द प्लेंटिफ हैज़ ऑल्सो टू रिड्यूस द फ्राइट एंड ही सफर्ड अ ग्रेट लॉस। उसको लॉस हुआ इस वजह से। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पर प्लेंटिफ का कोई कॉज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं है, कॉज उसकी जो इन्फ्रिंजमेंट हुई नहीं, लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई नहीं उसकी। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो कॉज ऑफ एक्शन एज द डिफेंडेंट had by lawful means protected their business interest by increasing their profit। इसलिए यहाँ पर ये कहा है कि जो वादी और प्रतिवादी के बीच में तय हुआ था, फ्राइट को कम करने की बात हुई थी, वो दोनों ने आपस में तय की थी और जो उसको लॉस हुआ वो कोई लीगल
राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, कोई उसके लीगल राइट को हानि नहीं पहुंची है, कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, होप मैं ये समझती हूँ दोनों इंग्लिश एंड हिंदी स्टूडेंट्स को दोनों को क्लियर हुआ होगा भाई अच्छे से। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखें और ये इम्पॉर्टेंट केस है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। पिजन होल थ्योरी, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है अगेन बिहार में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु क्रिटिसाइज द पिजन होल थ्योरी एंड व्हाट इज़ द पिजन होल थ्योरी स्टैंड फॉर। इसके मैं जब आपको क्विज में क्वेश्चंस दूंगी तो उसमें मैं ये क्वेश्चन मेंशन करूंगी, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पिजन होल थ्योरी को पूछा गया है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू द सालमन टॉट इज लाइक अ पिजन होल। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सालमंड है वो क्या कहता है कि टॉट एक पिजन होल की तरह है। पिजन होल को हम कहेंगे कि जैसे कोई रैक होता है, रैक में छोटे छोटे खाने होते हैं। हमने एक अपने कुछ जो सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ के पेपर्स तो जैसे हमने अपने अपने जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं हमने उनके नोट्स बनाए। हमारे पास एक रैक है, रैक में बॉक्सेस हैं। मैंने क्या करा, फर्स्ट रैक में मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट बॉक्स में मैंने एविडेंस एक्ट के नोट्स रख दिए, सेकंड में मैंने टॉट्स के नोट्स रख दिए, थर्ड में मैंने कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स रख दिए और फोर्थ में मैंने आईपीसी के नोट्स रख दिए। तो इस तरह से एक रैक है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसको मैंने डिवाइड कर दिया इस तरह से कि मेरे ना नोट्स आपस में मिले नहीं और क्लियर रहे। तो इसी तरह पिजन होल होता है। पिजन होल क्यों कहते हैं, जैसे कबूतर, जैसे एक पिंजरा है उसमें छोटे छोटे खाने हैं उसमें और उसमें कबूतर भी रखे हुए हैं, तो हम इसको पिजन होल इसलिए कहते हैं। पिजन होल का मतलब यहाँ पर है कि जो स्मॉल बॉक्स है उसमें छोटे छोटे जो खाने होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है लॉ ऑफ टॉट्स। यहाँ पे लॉ ऑफ टॉट्स क्यों बोला गया, मेन चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है। विनफील्ड के अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ टॉट्स नहीं है, मतलब प्लूरल में नहीं है, टॉट बोला उन्होंने, लॉ ऑफ टॉट, एस नहीं लगाया। यहाँ पर क्या है, सालमेंट के अकॉर्डिंग इट इज़ लॉ ऑफ टॉट्स, मतलब बहुत सारे टॉट मिलकर बना है, बहुत सारे टॉट उन्होंने, बट उन्होंने टॉट को डिफरेंट होल्स में रख दिया। फर्स्ट होल में जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया ये बॉक्स बना के कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, एक में न्यूसेंस है, एक में डिफेमेशन है, एक में नेग्लिजेंस है। अब क्या होगा, जब कोई इन्फ्रिंजमेंट होगा किसी लीगल राइट का और वहाँ पर टॉट के लिए वो लायबल होगा, तो हम इन लॉ ऑफ टॉट्स में देखेंगे सारे टॉट्स में हम रिकॉग्नाइज, अच्छा ये वाला है, नहीं ये वाला। बट अकॉर्डिंग टू द विनफील्ड ने इस जो पिजन होल थ्योरी थी इसको क्रिटिसाइज किया। He said, no, it is not a law of torts. Several torts can not be included once a time. अब इनका क्या कहना था कि ये नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं कह सकते, इनको डिफरेंट टॉर्ट्स को लेके एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक साथ हम लेंगे तो फिर क्लियर ही नहीं हो रहा कि भाई एक डिफेंडेंट ने कोई प्लेंटिफ के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो उसका एक अलग मेंशन होगा ना कि उसने उसके साथ न्यूसेंस की है, उसने उसके साथ डिफेमेशन किया है, या उसने उसके साथ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया है, तो एक टर्म है अलग अलग टॉट में। तो इसलिए इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि लॉ ऑफ टॉट्स नहीं बोला जाएगा, सेवरल टॉट्स को एक साथ इंक्लूड ना करके खाली एक एक टॉट को हम लेके चलेंगे, तो इसीलिए इन्होंने इसको बोला लॉ ऑफ टॉट्स नहीं है, इट इज़ अ लॉ ऑफ टॉट। एक साथ, अब हिंदी में भी लिखा है मैंने इसको, एक साथ सब टॉट्स को लेना आवश्यक नहीं है, सबको एक साथ लेके नहीं चल सकते, सबके लिए, सब टॉट के लिए अलग अलग होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। टॉट को लॉ ऑफ टॉट एक ही मान के चला जाए तो बेहतर होगा, इसीलिए इन्होंने कहा है कि एक ही टॉट को माना जाएगा, उसको न्यूसेंस है तो न्यूसेंस के लिए लायबल, डिफेमेशन है तो डिफेमेशन के लिए लायबल, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है तो उसके लिए लायबल, सबको एक साथ लेके नहीं चल सकते। तो पिजन होल थ्योरी भी एग्ज़ाम में पूछी गई है।